उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज है कि हर स्कूल को 25% ईडब्ल्यूएस भी बच्चों को पढ़ाना होता है। उसकी फी भी जो है वो इन्हीं नॉर्मल बच्चों के ऊपर लोड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या ही देती है। मतलब अगर हम देखें यूपी नहीं तो ये गवर्नमेंट तो अपने आप चार में हजार एक, रुपए सालाना ये तो देती अपने है। आप में फिर जो आप तो बात बोल रहे हैं मैम, उससे ये सवाल उठता है ना कि एक तरफ आप ये कह रही हैं कि जो तमाम प्राइवेट नहीं, स्कूल्स जो हैं उनमें, मैम देखिए मैम मैम गवर्नमेंट प्लीज मैम एक बार सवाल प्राइवेट सुन लीजिए। एजुकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। मैम मैं मतलब सवाल तो गवर्नमेंट कंप्लीट कर स्कूल्स लूं में, मैम। मैम मैं गवर्नमेंट सवाल तो स्कूल्स जो कंप्लीट कर है। लूं। अगर आप ये मुझसे नहीं, मैं कह रही आपको हैं, पहले वाली की जवाब दे रही हूँ सर, पहले सवाल का ही नहीं मेरा जवाब दे दूसरा रही हूँ। सवाल मैम ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो ईडब्ल्यूएस बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं इनका जी फीस भी जो है उन्हीं नॉर्मल स्टूडेंट से वसूला जाएगा, तो ये कितना और कहां तक जायज है मैम? सर, ऐसा है कि पहले जो क्लासरूम होते थे वो 30 बच्चे अगर पेइंग बच्चे होते थे, अब जो है वो 25 बच्चे पेइंग बच्चे होते हैं। तो कोई भी स्कूल स्टैटिक नहीं रह सकता, उनको कहीं ना कहीं से तो अपने खर्चे निकालने हैं। टीचर तो पूरे 30 बच्चों को पढ़ाएगी लेकिन ना, मैम ऐसे तो उतने ही कई सेक्शंस स्कूल्स मैं पढ़ा सकती पर्सनल है। जानता हूं ये जहां बहुत सेक्शंस जो हैं साइंटिफिक है, ए स्कूल से शुरू चलाना होते हैं बहुत और जी साइंटिफिक एच है तक सर। पहुंचते हैं। मैम नहीं, आप ये जो अब आप लॉजिक दे रही देखिए, हैं इस लॉजिक का वो काउंटर एक लॉजिक आधा ये भी वो तो हो कोई सकता है ना कि वो ऐसे कोई कई एक आध स्कूल्स दो हैं स्कूल्स जहां होंगे सर, सेक्शंस जो सारे हैं वो स्कूल सेक्शन ए से शुरू मोस्टली होकर स्कूल्स 4 एफ जी से एच 6 तक पहुंचता सेक्शंस है। के होते हैं। सर, मोस्टली स्कूल्स 4 से 6 सेक्शंस के होते हैं, जहां जीएच एक्स वाई जेड तक पहुंचते हैं। वो 1 2 4 5 स्कूल्स होंगे, उनकी अलग समस्याएं होंगी, उनको अलग से आप बात कर सकते हैं या पेरेंट्स बात कर ठीक है, सकते हैं। बट जो एक नॉर्मल ठीक है, स्कूल है और भी मेहमान वो मेरे साथ है मैम, 2500 मैं से उनका भी तीन रुख करता हजार हूं। बच्चों का ही होता है। ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट ये है कि जो स्कूल्स पर बर्डन है वो आखिरकार हम किससे लेंगे, तो वो अच्छा, हम लेंगे उसके बच्चों से ही। अलावा ठीक गवर्नमेंट है, कोई रियायत मैं थोड़ी समझ गया, देती है वो हम हम उन लोगों को। पेरेंट्स से लेंगे जिनके बच्चे नॉर्मल कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। मेरे साथ अशोक अग्रवाल जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, आपने अभी सुना मैम का लॉजिक ये कि जो महंगाई है वो बढ़ी है और बढ़ती हुई महंगाई का जो बोझ है वो आखिरकार तो आप पेरेंट्स से उठाएंगे। देखिए, अभी ज्योति मैडम ने ना एक बहुत भयंकर स्टेटमेंट दे दिया है। उसको डील करना पड़ेगा। उनका कहना है कि जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनका भी खर्चा जो है हम जो फीस देने वाले पेरेंट हैं उन पे डाल सकते हैं। या इसीलिए मैंने सर उस पर क्या काउंटर किया जी। क्या ज्योति मैडम को ये पता नहीं है कि नंबर एक, ये जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं इसके लिए सरकार जो है वो इनको रीइंबर्समेंट करती है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर। और उसके बाद अगर ये किसी भी तरीके से उससे भी चार्ज करते हैं या उसके नाम से चार्ज करते हैं तो ये टोटली इलीगल है और मिस एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अंदर मॉडर्न स्कूल के केस में ये कहा था कि ये जो प्राइवेट स्कूल है ये एक बच्चे के खर्चे के लिए दूसरे बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते, किसी को भी नहीं डाल सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ईडब्ल्यूएस वाला, ये बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मतलब लॉ इसको परमिट नहीं करता है। मुझे लगता है मैडम ज्योति को करेक्ट करना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम जो आज चल रही है पूरे देश के अंदर, इसकी जो बिगनिंग हुई वो 1997 में हुई, जब दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों ने फिफ्थ पे कमीशन को लेके 40 to 400% बढ़ा दिया और पहली बार हिंदुस्तान में मिडिल क्लास जो है ना वो सड़कों पे आ गया। और उसके बाद हमको पीआईएल फाइल करना पड़ा 97 में। 98 में जो जजमेंट आया ना वो उसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की जरूरत है। वो ये कि ये जो इनके जो लीगल पिलर्स हैं एक प्राइवेट स्कूल के, वो ये होते हैं फिलैंथ्रोपिक, कम्युनिटी सर्विस, नो प्रॉफिटिंग एंड नो कमर्शियलाइजेशन। अब आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से या कोई भी पेरेंट इसको समझेगा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो खर्चा आप मेरे बच्चे पे करते हो वही आप ले सकते हो और उसका जो हिसाब है वो आप मेरे को देंगे। जैसे गांव में कोई कोई लड़की की शादी होती है तो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और खर्च कर देते हैं और पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है ना कि एक साल में इतने फीस लेते हैं ये कि अगले साल एक स्कूल और बना लेते हैं। और जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसमें ठीक है। क्लियरली लिखा कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कुछ नहीं ले सकते। लेकिन होता क्या है, कंप्यूटर खरीदने के पैसे दे दो
ये ओवरऑल एक बिजनेस मॉडल है सर, जिसके आप ब्रांचेस जो है वो खुलते हुए हर नए साल में नजर आते हैं। कई स्कूल्स के कितने ब्रांचेस है ये हम देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दीक्षा आनंद जी। इसके लिए जरूरत है, मैं एक लाइन में बात अपनी खत्म करता हूँ। इसके लिए जरूरत है देश में एक नेशनल लॉ लाने की, फी रेगुलेशन। पूरे देश में प्रॉब्लम है ये, कुछ स्टेट्स ने लॉ बनाया वो भी आपस में कंट्राडिक्टरी है, बहुत सारा डिससेटिस्फैक्टरी है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी नहीं होता। तो पार्लियामेंट को हम, और इसीलिए आज एनडीटीवी की इस मुहिम में हम देश के हर कोने की आवाज जो है वो रख रहे हैं। आपको नहीं, आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ बताइए मैम, बताइए मैम, प्लीज मेक इट शॉर्ट मैम जी। आपने गलत उसको ले लिया। मैंने ये नहीं कहा कि ईडब्ल्यूएस के बच्चों की फीस जो है वो नॉर्मल पेरेंट देते हैं, पर वो एक बोझ है स्कूलों पे। हम लोगों को 4 साल से रियम्बर्समेंट नहीं मिलता है और 4,000 रुपए पर ईयर पर बच्चा। नहीं मैम, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिया, आपका ही जो स्टेटमेंट था मैम। आप जब स्कूल बनाती हैं उसको लेकर टैक्स में मैम, नो आई एम नॉट गेटिंग यू रॉन्ग मैम, ठीक है मैम, मैम आई एम नॉट गेटिंग यू रॉन्ग। आपने इससे पहले जो स्टेटमेंट दिया, मैं तो शब्द से वही कोट कर रहा था, आपके ही शब्द थे कि जो ईडब्ल्यूएस बच्चों की फीस है वो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के ऊपर ही आती है। और दूसरी बात, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है ना मैम, जब आप एक स्कूल जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा करती है तो कितने प्रकार के रिबेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलते हैं, कितने प्रकार की जो चीजें हैं रिलैक्सेशंस वो मिलती हैं, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, ठीक है।